नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लैंसेट पत्रिका में छपी एक रीसेंट स्टडी के बारे में। ये स्टडी बताती है कि कोविड-19 वायरस केवल एयरबॉर्न वायरस है और इसका ज्यादातर स्प्रेड हवा के माध्यम से होता है। तो अभी तक ये माना जाता था कि एरोसोल माध्यम से ज्यादा स्प्रेड हो रहा है और ज्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं। फोमाइट स्प्रेड भी बताया जाता था, लेकिन इनके माध्यम से स्प्रेड इतना नहीं है। ये स्टडी कह रही है कि जो मेजर स्प्रेड है वो एयरबॉर्न के कारण है। तो इस एयरबॉर्न और एरोसोल में फर्क क्या है और ये स्टडी क्या कहती है, ब्रीफली इसको हम जानेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, वहां पर मेरी स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो महिपाल सर मेरा हैंडल है। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यू कैन फॉलो मी ऑन दिस आईडी। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑफिशियल, वहां पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन को परचेस करने का ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो अगर आप अप्रैल 28 तक ये कोर्स को परचेस करते हैं, 1 साल की वैलिडिटी लेते हैं, तो आपको जुलाई 2022 या फिर जब भी प्रीलिम्स की डेट होती है, चाहे अगस्त में हो सितंबर में हो, तब तक के लिए वैलिडिटी मिल जाएगी। और इसके उपरांत आपको अभी 20 प्रिंटेड किताबें जिसमें पूरा जीएस का सिलेबस कवर्ड है वो भी आपको फ्री में मिलेगा इसके साथ अप्रैल मंथ में। और याद रखिए 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो याद रखिए कोड केवल ये आपको यूज करना है महिपाल, तभी आपको 10% डिस्काउंट यहां पर प्राप्त होगा। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। प्लस में क्लासेस हैं, आइकॉनिक में क्लासेस प्लस एक मेंटोर आपको मिलेगा। अगर कोड यूज करेंगे तो ये प्राइसेस आपको पे नहीं करनी होगी। दिस विल बी द प्राइस फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक के भी प्राइसेस आप यहां पर देख सकते हैं। और ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है वो इन प्राइस पर आपको नहीं मिलेगा, यहां पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। डू गो चेक देम आउट। एंड इन जो प्राइसेस हैं इनके 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है इफ यू यूज दिस कोड। 17 अप्रैल 2021 को लैंसेट में, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स में से एक है, एक स्टडी छपी थी जो ये कहती है कि SARS-CoV-2 का जो वायरस है वो प्राइमरीली एयरबॉर्न रूट के माध्यम से स्प्रेड होता है, फैलता है। सन 2020 की शुरुआत से, जब से ये वायरस फैलना शुरू हुआ है, तब से इसके ट्रांसमिशन को लेकर कई प्रकार की थियरीज बताई गई हैं, लेकिन कोई भी अभी तक कंक्लूसिव प्रूव नहीं हुई है। जैसे जैसे नई थियरीज आती हैं हम अपने नियम कायदे बदलते रहते हैं। अगर पता चलता है कि टच के माध्यम से फैलता है, जैसे कि बीच में आया था फोमाइट स्प्रेड ज्यादा है। फोमाइट का मतलब होता है किसी सरफेस पर आप टच करें और वो आपको वायरस मिल जाए, दैट इज फोमाइट स्प्रेड। तो उसके कारण सरकारों ने ढेर सारा सैनिटाइजेशन किया सरफेसेस का। कल परसों ही ऐसे इमेजेस आ रही थी कि दिल्ली में एक नेताजी हैं, वो सड़कों पर गाड़ियों पे सैनिटाइजर छिड़क रहे थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है अगर फोमाइट स्प्रेड नहीं होता है। तो आप समझ रहे हैं कि एक नया स्प्रेड या एक नई डिस्कवरी किस प्रकार से हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पर असर डाल सकती है। तो अगर फोमाइट स्प्रेड नहीं है तो वो इतना सैनिटाइजेशन जो किया जा रहा है सरफेसेस का, बाजारों का, वो यूजलेस है। लेकिन अगर फोमाइट स्प्रेड होता है तो फिर वो काम का है। तो अभी जो ये लेटेस्ट स्टडी है, जो कि काफी सारे साइंटिस्ट ने मिलकर लिखी है, इसमें एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर इस पेपर को लिखा है, पब्लिश किया है। इन्होंने 10 अलग अलग रीजन बताए हैं कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ही SARS-CoV-2 को फैलाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। इन सभी साइंटिस्ट ने कई सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को स्टडी किया और इनका यह मानना है कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ही प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं वायरस के फैलने के पीछे। यानी कि अगर 1 या 2 व्यक्ति एक कमरे में बैठ मिल रहे हैं तो उनके बीच में स्प्रेड होने का चांस कम है, बल्कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो ऐसे इवेंट्स ही ज्यादातर इस वायरस को स्प्रेड करवा रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने कई कॉन्सर्ट्स, क्रूज शिप्स में जहां पर यह वायरस फैला था वहां पर उन्होंने स्टडीज करी, पैटर्न्स को एनालाइज किया और उनका यही निष्कर्ष निकला है कि एयरबॉर्न स्प्रेड ही सबसे बड़ा इसका कारण है। अब ये एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में फर्क क्या है? देखो, आप सभी इतना तो जानते ही होंगे, समझदार हो, पिछले साल से आप इसके बारे में पढ़ रहे हो कि कोविड-19 फैल कैसे रहा है। कोई व्यक्ति छींकता है, उसके मुंह से जब वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर वायरस होता है। तो इस ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन को रोकने के लिए तो हम लोग मास्क पहनते हैं। अब ड्रॉपलेट्स के केस में क्या होता है कि मान लो कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है, किसी कमरे में उसने छींका और मास्क नहीं पहना था, तो उस कमरे के अंदर कुछ समय के लिए वो ड्रॉपलेट्स हवा में रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो भारी हैं, वो ग्रेविटी के कारण जमीन पर जाकर धरती पर सेटल हो जाते हैं, रूम के फ्लोर पे जाकर सेटल हो जाएंगे। ड्रॉपलेट में क्या होता है, साइज बड़ी होती है, तो इसीलिए वो ड्रॉपलेट अल्टीमेटली नीचे जाकर जमीन पर बैठ जाएगा। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में ये जो वायरसेस हैं ये हवा में बहुत समय तक बने रह सकते हैं, क्योंकि ये एरोसॉल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। एरोसॉल ड्रॉपलेट से साइज में बहुत छोटा होता है, बेसिकली इतना ही फर्क है। तो यहां पर ड्रॉपलेट का साइज बड़ा है
तो ये इमीडिएटली अगर कोई आप आसपास है कोई व्यक्ति तो उसको खतरा है, लेकिन जैसे 2 घंटे 3 घंटे हो गए तो फिर ये ड्रॉपलेट इतनी देर हवा में नहीं रहते हैं, ड्रॉपलेट अल्टीमेटली जमीन पर जाकर नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन एयरबॉर्न में क्या होता है कि एरोसॉल्स बन जाते हैं, और इनफैक्ट ये जो एरोसॉल वाले पार्टिकल हैं ये तो हम आमतौर पर बोलते हैं तो भी हमारे मुंह से निकल जाते हैं। एरोसॉल्स के अंदर ये साइज जो है ये काफी छोटी होती है, 5 माइक्रोन से भी छोटी होती है, तो ये हवा में बहुत देर तक रहने के लिए केपेबल हैं। ये इनफैक्ट घंटों और कई दिनों तक भी हवा में रह सकते हैं। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जो है ये काफी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर इंडोर स्पेसेस में आप जा रहे हैं जहां पर कोई छींक के गया है तो उसके कई घंटे बाद तक वो स्पेस आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हवा जहरीली है, लेकिन वो स्पेस आपके लिए कुछ समय के लिए, वो कमरा आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में स्प्रेड होने का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है, ड्रॉपलेट में कम होता है। ड्रॉपलेट एक तो मास्क भी कैच कर लेता है, क्योंकि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन को तो मास्क के अंदर रोका जा सकता है, दूसरे व्यक्ति ने भी, हेल्दी व्यक्ति ने भी मास्क पहना है तो भी वो रोक सकता है। लेकिन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के अंदर, एरोसॉल के अंदर ये रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि एरोसॉल्स इतने छोटे होते हैं कि ये कपड़े के जो मास्क होते हैं जो आमतौर पर हम लोग पहनते हैं उनके थ्रू ये आर पार जा सकते हैं। तो लैंसेट की स्टडी में ये बात बताई है इन साइंटिस्ट ने कि इन्होंने कई जगह ऑब्जर्व किया कि जैसे क्वारंटीन सेंटर्स थे या होटल्स थे जहां लोगों को रखा गया था क्वारंटाइन में फ्लाइट्स वगैरह से आने के बाद, तो वहां पर देखा गया कि पास के कमरे में भी स्प्रेड हो जाता है। अब एक व्यक्ति एक रूम में था तो वो दूसरे रूम में कैसे पहुंच गया उसके थ्रू वायरस? तो वो इसलिए पहुंचा क्योंकि वो एरोसॉल के माध्यम से, वेंटिलेशन के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से पहुंच रहा था। और ऐसे में कई बार ये भी देखा गया कि जब लोग आमने सामने थे तब वो वायरस नहीं स्प्रेड हुआ, क्योंकि वो मोस्टली मास्क पहनकर रखते थे, तो ज्यादातर एरोसॉल पार्टिकल्स कैच हो जाते हैं मास्क के अंदर। लेकिन वो जो वेंटिलेशन डक्ट है उनके थ्रू ये वायरस स्प्रेड कर गया था। और एक बात और इन्होंने काफी मतलब चौंकाने वाली तो मैं नहीं कहूंगा, पता तो हमें है कि एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड काफी होता है, लेकिन इन्होंने एक आंकड़ा दिया है वो थोड़ा सा ज्यादा चौंकाने वाला है। इनका मानना है कि एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन, जब व्यक्ति हेल्दी है, उसको पता ही नहीं है खुद की उसे कोविड है, तब वो कोविड दूसरे लोगों को फैला देता है। और ऐसे ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट 59%, यानी 60% ट्रांसमिशन ऐसे लोगों के द्वारा हो रहे हैं जो खुद कोविड के द्वारा अभी संक्रमित हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। तो 1/3 से लेकर 60%, 33 to 60% केसेस ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एयरबॉर्न स्प्रेड ही सबसे ज्यादा तेजी से वायरस को फैला रहा है। उसके बाद इस स्टडी में यह भी बताया गया कि इंडोर्स वायरस का स्प्रेड ज्यादा होता है, क्योंकि एरोसॉल्स रूम के अंदर बहुत ज्यादा देर तक रह सकते हैं, और क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं जहां पर वेंटिलेशन होता है वहां पर खिड़कियां नहीं खुली होती है। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट बिल्डिंग, शहरों में कई बिल्डिंग्स होती हैं जिनके अंदर डक्टिंग सिस्टम होता है, वहां पर ये वायरस के एरोसॉल्स जो हैं वो बहुत समय तक रह सकते हैं, तो इसके कारण खतरा बढ़ जाता है। तो आउटडोर सबसे सेफ है, खुली हवा में सबसे ज्यादा सेफ्टी है। और अगर आप किसी रूम में भी हैं तो इन्होंने गाइडलाइंस आगे बताता हूं मैं आपको क्या बताइए कि खिड़कियां वगैरह खुली रखें। एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि हेल्थ केयर सेटिंग्स में जहां पर सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, पीपीई किट पहना जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, जहां पर कॉन्टैक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि हर कहीं टच नहीं करना है, पूरा ध्यान दिया जाता है, वहां पर भी केसेस आए हैं। क्योंकि जितने भी पीपीई किट्स हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के खिलाफ तो सक्सेसफुल हैं, लेकिन एरोसोल्स को रोकने में काफी नाकाफी हैं। एरोसोल्स को रोकने के लिए वो मेजर्स उनके पूरे नहीं है। अगर जैसे 3 प्लाई मास्क पहना है तो वो एरोसोल्स के प्रति आपको सुरक्षा नहीं देगा। फिर इस स्टडी के लिए इन्होंने कई जगह SARS-CoV-2 को कलेक्ट करने की कोशिश करी, तो कई जगह इनको हवा में वायरस के सैंपल मिले। तो जैसे इन्होंने कोविड पॉजिटिव लोगों की गाड़ी के अंदर देखा, बहुत घंटों बाद तक इन्हें गाड़ी के अंदर वे वायरस मिल गया। कई जगह रूम्स के अंदर जहां पर कोविड-19 पेशेंट्स थे उस रूम की हवा के अंदर SARS-CoV-2 आइडेंटिफाई किया गया। तो कई जगह इन्हें हवा से डायरेक्टली ये कण मिल गए और 3 घंटे बाद तक इन्हें ये वायरस इन कमरों में या इन गाड़ियों के इन स्पेसेस में मिला था। उसके बाद एयर फिल्टर्स और बिल्डिंग डक्ट्स जो होती है, वेंटिलेशन डक्ट्स, उनके अंदर भी वायरस मिला था उन बिल्डिंग्स में जहां पर कोविड-19 पेशेंट्स को रखा जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। और ये ऐसी जगह हैं जहां पर केवल एरोसॉल पहुंच सकते हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट जो है वो कभी भी हवा में ऊपर उड़ के नहीं जाएगा। ड्रॉपलेट भारी होता है तो वो हमेशा नीचे जाएगा ग्रेविटी के बल पे। और वेंटिलेशन डक्ट जो होती हैं आप देखिएगा कमरे में हमेशा टॉप पर होती हैं, कमरे की छत के पास में होती हैं। तो अगर डक्ट में वायरस पहुंचा है इसका मतलब वो एरोसॉल स्प्रेड है, ना कि ड्रॉपलेट स्प्रेड। और एक एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया जहां पर जानवरों के बीच में, 2 पिंजरों के बीच में एक डक्ट लगा दी गई और उस डक्ट के माध्यम से उन्होंने चेक किया कि SARS-CoV-2 का ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं। ट्रांसमिशन हुआ, इससे भी मालूम चला कि ये एरोसॉल ट्रांसमिशन है, यानी कि हवा के माध्यम से। इस स्टडी में साइंटिस्ट ने एक इंपॉर्टेंट और बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा हाइपोथेसिस या ऐसा एविडेंस नहीं पेश किया गया है जो ये बताए कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं होता है। यानी कि उसके फेवर में अगर पॉइंट नहीं है तो उसके अगेंस्ट भी पॉइंट्स नहीं है। फेवर में तो खैर इन लोगों ने दे ही दिए, लेकिन इनका कहना है कि एयरबॉर्न रूट को रॉन्ग बताते हुए अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आया है पिछले 1.5 साल में। लेकिन आप कहेंगे कि अगर वायरस हवा से स्प्रेड होता है तो फिर तो हम भी कई लोगों के संपर्क में आए हैं, हमारे भी आसपास घर पड़ोस में परिवार में कोविड पॉजिटिव कोई ना कोई तो हुआ ही था।
तो ऐसे में इनका ये कहना था कि ये डिपेंड करता है कि वायरल लोड कितना था, वायरल शेडिंग कितनी थी, यानी कि जो व्यक्ति पॉजिटिव था उससे कितना वायरस शेड हुआ और कितना आप उसके संपर्क में आए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी फिगर इन करने पड़ेंगे। इसीलिए हो सकता है कि आप कोविड पॉजिटिव ना हुए हो, लेकिन वायरस तो हवा के माध्यम से ही फैलता है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो दूसरे जो रूट हैं जैसे कि ड्रॉपलेट या फोमाइट, उसके लिए बहुत ही कम एविडेंस है, बहुत ही कम सपोर्ट है। तो इनका मानना है कि ये जो सैनिटाइजेशन वगैरह किया जा रहा है गाड़ियों का, जगह जगह आप मॉल में एंटर हो तो कार सैनिटाइज होती है, एयरपोर्ट में एंटर होते हैं तो आपका बैग सैनिटाइज होता है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फोमाइट स्प्रेड नहीं है, सरफेस टच होने से स्प्रेड नहीं होता है, केवल और केवल एयरबॉर्न हवा के रूट से ये स्प्रेड हो रहा है। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट वाला भी जो रास्ता है वो भी इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं करवाता है। तो अब प्रोटोकॉल कैसे चेंज होने चाहिए? तो प्रोटोकॉल चेंज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि जो 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग है उसको तो आपको फॉलो करना ही है। आप ये मत सोचो कि हवा में फैलता है तो 50 फीट भी जा सकता है तो फिर क्या फायदा, मैं तो 2 फीट दूर रह लेता हूं अपने चाहने वाले से। ऐसा नहीं है, आपको 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है आउटडोर प्लेसेस में। दैट इज द सेफेस्ट वे टू एंजॉय सोशलाइजिंग राइट नाउ। वायरस हवा में इंडोर्स रह सकता है बहुत समय तक, तो कहीं भी अगर आप अनजान जगह पर जा रहे हैं, किसी कमरे में, ऑफिस में, कोशिश करिए वहां पर कम से कम समय रुकें और जल्द से जल्द वहां से बाहर आ जाएं। और अगर आपको पता है कि वहां पर कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति था तो कोशिश ये करें कि वहां पर जाएं ही ना। एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं होता कि बाहर की हवा भी पूरी प्रदूषित है। एयरबॉर्न का मतलब ये है कि हवा, कमरे के अंदर वो वायरस स्प्रेड होता है हवा के माध्यम से। तो एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं है कि आप पार्क में ताजी हवा ले रहे हैं तो वो ताजी हवा में ही आपको वायरस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रूम की हवा की हम बात कर रहे हैं मेनली यहां पर। तो अब इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लॉथ मास्क से कुछ भी नहीं होगा, दे आर इनइफेक्टिव, क्योंकि वो ड्रॉपलेट को रोकते हैं, एरोसॉल को नहीं। तो N95 या KN95 मास्क का इस्तेमाल किया जाए। 2 मास्क रोटेट कर सकते हो हर 24 घंटे में, यानी एक दिन एक मास्क N95 पहना, उसको फिर रख दिया, फिर दूसरे दिन दूसरा पहना और तीसरे दिन अगेन पहला वाला। तो आप 2 मास्क रख के उनको रोटेट कर सकते हैं। डॉक्टर फहीम यूनुस जो कोविड के वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, यूएसए के डॉक्टर हैं ये, इन्होंने भी यही बात कही कि घबराने की बात नहीं है, केवल आप N95 मास्क पे रहिए। स्पेशली अगर आप ज्यादा रिस्क पर हैं, खास करके अगर आप एक मेडिकल पर्सनल हैं, तो आपको हर जगह N95 मास्क ही पहनना चाहिए, क्लॉथ मास्क को डिच कर दीजिए, ये इनका मानना है। और कई डॉक्टर्स, इनफैक्ट मेरे खुद के जो फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर्स हैं वो भी मुझे यही कह रहे हैं कि कोशिश ये करो कि कुछ समय के लिए, जब तक ये सेकंड वेव चल रही है, इंडोर्स भी मास्क पहने जाएं, यानी कि घर के अंदर भी परिवार वाले भी आपस में मास्क पहनकर ही कम्युनिकेट करें ताकि स्प्रेड को कम से कम किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या फिर क्वारंटाइन में भी है, किसी के संपर्क में आए हैं, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट है, तो ऐसे में उनको ऐसे कमरे में रखा जाए जहां प्रॉपर वेंटिलेशन है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसकी खिड़की दरवाजे सब बंद करके उसको बिठा दिया जाए, खिड़कियां खोल दीजिए, थोड़ा सा वेंटिलेशन रखिए रूम में, और कोशिश ये कीजिए कि दूसरा हेल्दी व्यक्ति उस कमरे में ना जाए। इवन इफ एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ्स इन अ रूम एंड देन लीव्स, वायरस पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर मेनी आवर्स। इस स्टडी का अगला रिकमेंडेशन है कि हाथ धोने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो थोड़े से बदले जाएं, डीप क्लीनिंग पर एम्फेसिस हो, यानी कि अगर हाथ धोएं तो अच्छे से धोएं, बार बार धोने से मतलब नहीं है, 10-15 बार दिन में हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है कि हर जगह टच करके आप हाथ धो रहे हैं। बेसिक हाइजीन मेजर्स ऑफ कोर्स फॉलो करने हैं, ना केवल कोविड बल्कि अन्य बीमारियों से भी वो बचाते हैं। लेकिन अगर हाथ धो भी रहे हैं, कहीं पर आपको सस्पेक्टेड जगह आप टच करके भी आए हैं, तो डीप क्लीनिंग, अच्छे से हाथों को धोना जरूरी है। एंड आंखों पे और मुंह के आसपास तो नहीं लगाना है। लेकिन अगेन, जितना शुरुआत में बताया जा रहा था कि फोमाइट स्प्रेड है, उतना ये स्टडी कह रही है कि फोमाइट से स्प्रेड नहीं होता है। वेंटिलेशन की बहुत इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि वेंटिलेशन रखिए, कहीं पर भी घर पे या फिर जहां पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, खिड़कियां खुली रखी जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर्स हो वहां पर, और एयर फिल्ट्रेशन भी करा जाए अगर जरूरी है। तो अगर एयर फिल्टर है जिसके अंदर ऐसा फिल्टर जो कोविड वायरस को हटा सकता है, ऐसे फिल्टर्स को भी यूज किया जा सकता है। और 3 C's को फॉलो करें, क्लोज कॉन्टैक्ट, क्राउडेड प्लेसेस और क्लोज्ड स्पेसेस को अवॉइड करना है। तो किसी के भी नजदीकी संपर्क में नहीं आना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, और क्लोज्ड स्पेस, बंद कमरे, ऑफिसेस या किसी की भी अनजान जगह पे जहां पर आपको खुली खिड़कियां दरवाजे नहीं नजर आते हैं, वहां जाने से बचें। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर पॉज करके स्टडी को पढ़ सकते हैं। डिटेल्स जो यहाँ पर लिखी हुई हैं सब मैंने आपको बता दी हैं। वैसे इन केस अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रिकॉशंस फॉलो करने अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में इस वक्त सेकंड वेव चल रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने जनवरी के बाद से
इस चीज़ को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया कि कोविड किसी को भी हो सकता है। लोग पार्टीज करने लग गए, गेट टुगेदर्स करने लग गए, शादियां बड़ी बड़ी होने लग गई। मेरे पास आज की तारीख में 3 शादियों का इन्विटेशन है, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लोग अभी भी फिर से उस माहौल में आ रहे हैं कि नहीं अब हम सोशलाइज कर सकते हैं, जबकि वैक्सीन अभी देश में बिल्कुल कम प्रतिशत लोगों को लगी है। 2 डोज लगने वाले लोग, जो 2 वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं, ऐसे लोगों का प्रतिशत भारत में अभी भी बहुत कम है। तो इसको लाइटली मत लीजिए, कम से कम 6 महीने लगेंगे अभी भारत में एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन को वैक्सीन लगने में, उसके बाद आप इस तरह की गतिविधियां शायद कर पाएंगे। दूसरा कारण एक ये भी है कि डबल म्यूटेशन वाला वेरिएंट भारत में काफी तेजी से फैल रहा है। अब आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप दुनिया का हर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे 2021 में करें चाहे 2022 में करें। तो स्टे हेल्दी, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड लाइफ। और इसी के साथ आज मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं। आप पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए, इट्स अ फ्री टेस्ट सीरीज। महिपाल कोड यूज करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। और अनअकैडमी कॉम्बैट में भी हिस्सा लीजिए। रविवार 11 बजे कॉम्बैट होता है, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स जीतने का मौका मिलेगा। अगेन इट्स अ फ्री इनिशिएटिव, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टेस्ट होता है, 1 घंटे का होता है, 11 बजे रविवार को। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।